इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 सवाल देखने वाले हैं जो लास्ट ईयर 2024 में सीजीपीएफएम के प्री डीएलएड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इनको देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। और ये भी है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, जो क्वेश्चन नए आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में तो आएंगे ना, इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, इनसे मिलते जुलते रहेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है सीजीपीएफएम प्री डीएलएड 2024। तो इसमें सबसे उपयुक्त प्रणाली हमें बताना है प्राथमिक विद्यालय के लिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्राथमिक क्या करेंगे? सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना, उसको जोड़ के सिखाएंगे, और फिर सामूहिक गतिविधि का आयोजन। जी नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल है, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? सिखाने की प्रतिक्रिया को? नहीं। सामाजिक सहभागिता को? नहीं। विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को? कैसे एबिलिटी है बच्चों में, वो क्या कर सकते हैं और किस चीज़ को समझ सकते हैं और उन किस चीज़ का उनको ज़रूरत है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार है क्या? जी नहीं। दंड है क्या? जी नहीं। सरल भाषा का प्रयोग? जी नहीं। क्या है? प्रशंसा, प्रेस। हम उसकी प्रशंसा करके उनके सही व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है? नहीं पूछा है, नहीं वाले सवाल को ध्यान से हल करना है, ठीक है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये तो करता है, तो इसको तो हम राइट आंसर नहीं मानेंगे। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखने, निरंतर अनुशासन बनाए रहे, एकदम कड़ा डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, तो ये उस शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है उसको बताना है। विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है? जी नहीं। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन से है? जी नहीं। जहाँ पे केवल शब्द दिखे वो आंसर नहीं हो सकता, ये भी एक नियम है सीडीपी का, क्योंकि वो निगेटिव शब्द हैं। विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है? जी नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बर्थ से लेके मृत्यु तक चलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? मिडिल में कौन सी कक्षा शामिल है? कक्षा 6 टू लेके 8 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सीखना याद रखने की प्रक्रिया है? जी नहीं। ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है? जी नहीं। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है। इस वर्ड को याद रखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो राइट ऑप्शन इसका डी है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं है लगा है सवाल में, इसको ध्यान से हल करेंगे। जो सही नहीं है उसको बताना। अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है? जी नहीं। यही क्या है? इसका राइट आंसर है। ये अंतर्दृष्टि को उजागर कैसे कर पाएगा? बंद प्रश्न वाला सवाल, बाकी सब हो भी सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। जी नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ, विद्यार्थी जो गलती करते हैं कक्षा में उसके बारे में बात कर रहे हैं।
सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती हैं। सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी की परिचायक है, बिल्कुल नहीं। सीखने की गति को धीमा करती हैं, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करते हैं। उसके बाद अगला है प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? पंचकोश विकास किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022, राइट ऑप्शन इसका डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेन एलिमेंट क्या है? विषय का ज्ञान है क्या? नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन नहीं है, प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। आपस में जब इंट्यूशन बैठ नहीं पाएगा तो कैसे होगा फिर पढ़ाई, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं? ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ को पूछा गया है, उसको बताना है आपको। सीखने का लचीला वातावरण, ठीक है। प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी, ये तो कमी है ना, खुद बता रहे हैं। सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, संप्रेषण कौशल में कमी, ये तो खुद कमी को बता रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 और 2। 1 और 2 किस में दिख रहा है? 1 और 2 नहीं, 1 और 3 है ना। 1 और 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं? शिक्षण की प्रभाविता की ओर जो इंगित करते हैं उसको बताना है। कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, डेफिनेटली। उसके बाद कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, जी नहीं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, जी हाँ। विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। अब देखो इसमें विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना मतलब ये भी आएगा, उसके अनुभव को भी तो प्राथमिकता देना है ना। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत हैं? एक्टिविटी के बेस्ड में गलत हैं। रटकर सीखना, ऐसा होता है क्या? गतिविधि में रटकर सीखना नहीं होता है, तो ये गलत है। गतिविधि में चुनौती का तत्व होना, उसके बाद गतिविधि में समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं, ऐसा है क्या? कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है, तो इसमें गतिविधि के संबंध में गलत है, तो जो गलत है उसको पूछा है। रटकर सीखना और गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं। तो 1 और 3 किस में दिख रहा है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, उस कथन को बताना है। विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, ऐसा क्या है? यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, जी नहीं। केवल शब्द लगा है, निगेटिव शब्द। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जी नहीं। केवल लगा है, इसमें भी केवल लगा है, इसमें भी केवल लगा है, और अल्पावधि की नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3 किस में है? ऑप्शन सी, केवल तीसरा। उसके बाद अगला सवाल है, रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है? रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है, जी हाँ। शिक्षक ज्ञान देने की भूमिका में देखते हैं। सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सीखना सामाजिकता में होता है, सोशलिटी। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर बनेगा। 1 और 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? कौन सा रचनात्मक आकलन है ये बताना है। कंस्ट्रक्टिव मेथड्स। पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, ये कैसे रचनात्मक हो सकता है? पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, ये हो सकता है। बच्चे इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच अपनाएंगे। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, ऐसा है क्या? देखते हैं। बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर केवल 4 हैं। चौथा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए, इधर स्तंभ 1 है, इधर स्तंभ 2 है। E.L. थॉर्नडाइक ने क्या दिया है ये बताना है आपको। तो E.L. थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इवान पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। B.F. स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। वोल्फगैंग कोहलर ने क्या दिया है? सूझ का सिद्धांत दिया है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसको फिर से सुमेलित ही करना है ना। NCF 2005 क्या कहता है? शिक्षा बिना बोझ के। उसके बाद NCFS 2022 ये क्या कहता है? पंचकोशी विकास के बारे में बात करता है ये। उसके बाद NEP 2020 ये क्या करता है? मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देता है। NEP 1984 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 3 4 2 1 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर सुमेलित करना है इसको, इधर दर्शन दिया है और इधर दर्शन शास्त्री दिया है, उनसे उनको मिलाना है। तो इसमें देखो आदर्शवाद कौन है? प्लेटो आएंगे इसमें। उसका प्रयोजनवाद में कौन आते हैं? जॉन डीवी आते हैं। प्रकृतिवाद में कौन आते हैं? रूसो आते हैं। उसके बाद यथार्थवाद में जॉन लॉक आते हैं। तो 4 1 2 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन, असर्शन और कारण, रीजनिंग। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन है, असर्शन है, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकें। एकदम सही बात है। कारण क्या है? केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। अब देखो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है। अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी फिर देखो क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और कारण, इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन है, असर्शन है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है इसका? अधिगम के उपयोगी होने के लिए जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसको और यूज़फुल बनाने के लिए इसको जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन 1, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी सही बात है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें भी क्या बोलेंगे? देखो पहला ऑप्शन में असत्य दिया है, ये नहीं होगा। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको क्रमानुसार जमाना है। तो देखो पहले शोध समस्या का चयन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? शोध विधि का चयन करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, फिर परिणाम सूचित करेंगे। तो पहले क्या आया? पहले ए आया, उसके बाद सी, फिर बी, फिर डी, उसके बाद ई। ACBDE। राइट आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। देखो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं।
पाठ्य योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। अब पाठ्य योजना की लेखन प्रणाली को व्यवस्थित करना है। इसमें क्या आएगा ये देखो, पहले क्या करेंगे, विषय वस्तु की प्रस्तुति, ऐसा है क्या? उसके बाद नहीं, विषय वस्तु की प्रस्तुति कहाँ से आ जाएगा? पहले देखो क्या क्या दिया है उसको पहले एक बार पढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान, अधिगम के उद्देश्य, पुनरावृत्ति है, विषय वस्तु की प्रस्तुति है, गृह कार्य है ना। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखना पड़ेगा, है ना। तो पहले ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अधिगम के उद्देश्य हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद विषय वस्तु की प्रस्तुति करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे, फिर उसको गृह कार्य देंगे। तो क्या आया, पहले आएगा ए आएगा, उसके बाद बी, फिर सी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक्शन रिसर्च को जमाना है, कैसे जमेगा? इसमें भी पहले क्या आएगा ये देखो, पहले आएगा समस्या को परिभाषित करना, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, परिकल्पना बनाना, उसके बाद परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, फिर साक्ष्य प्राप्त करना, फिर सामान्यकरण। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बी आया, उसके बाद ए, फिर डी, उसके बाद सी, फिर ई, बी ए डी सी ई। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको कालक्रम के अनुसार जमाना है। पहले कौन आया उसको, इसमें देखो पहला दिया है मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, राममूर्ति समीक्षा समिति, कोठारी कमीशन, प्रोफेसर यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन आया था, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, है ना। उसके बाद क्या आया था, मुदालियर कमीशन। उसके बाद आया था कोठारी कमीशन। उसके बाद फिर आया था राममूर्ति समीक्षा कमीशन, और फिर आया था प्रोफेसर यशपाल। तो कौन आया, पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, बी ए डी सी ई। बी ए डी सी ए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, एक होता है एस, उसके बाद पी, उसके बाद सी, उसके बाद एफ। एस पी सी एफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मन ऑपरेशनल। और यही हिंदी में क्या हो जाएगा, एस पहले हो जाएगा संवेदी पेशी, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक। मतलब पहले कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, नहीं सी ए, उसके बाद बी आएगा ना, उसके बाद लास्ट में डी आएगा। सी ए बी डी, सी ए बी डी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है, परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें परियोजना विधि को भी आपको जमाना है। तो इसमें कौन आएगा, पहले परियोजना का चयन और उद्देश्य, है ना, पहले बी आएगा। उसके बाद कौन आएगा, ए, परियोजना का नियोजन। उसके बाद कौन आएगा, डी आएगा, परियोजना का कार्यान्वयन। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद परियोजना का मूल्यांकन भी तो करेंगे क्या, तो सी आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में परियोजना का अभिलेखन, ई आ जाएगा। बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर इसका, ठीक है। तो इस तरह हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं जो ऑलरेडी सीजी व्यापम के प्री डेल्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन देख के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और सवाल बन कैसे रहे हैं। देखे होंगे बहुत सारे सवाल कूट वाले थे, जिनको हल करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छे से सोचना पड़ता है, और जो समय भी लेते हैं। इसलिए आपका कंप्लीट प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ कथन कारण वाला भी सवाल आ रहा है, तो उसको भी बनाने के लिए टाइम लगता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए। और अगर आप इस नोट को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस नोट को डाउनलोड करके अपना रिवीजन में इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।